उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कसी कमर। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। मंगलौर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन होंगे कांग्रेस प्रत्याशी। बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशी की तलाश में कांग्रेस। प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में चल रहा मंथन। बसपा भी दोनों सीटों पर जल्द उतारेगी अपने प्रत्याशी। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होना है मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। मंगलौर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी काजी को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में बीजेपी इस पर तय ये नहीं कर पाई है कि किस प्रत्याशी को किस सीट से चुनाव लड़ाना है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, एक तरफ जहां लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने होगी, कड़ी टक्कर पर होगी, और एक तरफ कांग्रेस ने मंगलौर सीट पर अपने दावेदार भी पेश कर दिए हैं, कहा है कि प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ अभी बद्रीनाथ में फाइनल नहीं हुआ है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। जी विशाल, बिल्कुल बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा सीट पर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में 14 जून से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 21 तारीख तक जो है नामांकन वापसी लेने की तिथि है। उसके बाद 21 लास्ट डेट है नामांकन की और 26 आखिरी तिथि है नामांकन वापसी की। उसके बाद 10 जुलाई को चुनाव होगा और मतदान होगा और 13 जुलाई को जो है मतगणना होगी। तो यानी कि इस क्रम में जो है पूरा जो है क्रम चुनाव का रहने वाला है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है करना शुरू कर दिया है। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी की अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात हो तो वहां पर लगभग कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो फाइनल है। ऐसे में काजी निजामुद्दीन लंबे समय से जो है वहां पर से चुनाव लड़ते हुए आए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी काजी निजामुद्दीन वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। 2017 में भी काजी निजामुद्दीन वहां से प्रत्याशी रहे और वो जीते। तो ऐसे में कांग्रेस का माना जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन को ही जो है कांग्रेस पार्टी मंगलौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी और ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी कह भी चुकी है। तो वहीं अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कई प्रत्याशी जो है मैदान में अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अभी उतारना है और लेकिन ऐसे में कई दावेदार जो है बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी मंगलौर या बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जो है अपने प्रत्याशी को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र भंडारी जो कि पूर्व विधायक भी है और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ऐसे में उन्हें जो है विधानसभा सीट का जो है टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो वही मंगलौर को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी पूरा चिंतन मंथन कर रही है कि मंगलौर विधानसभा सीट से ऐसा कौन प्रत्याशी होगा जो बसपा और कांग्रेस के बीच में जो है उन्हें टक्कर देने का काम करेगा। तो वहीं बात की जाए इस बार विधानसभा उपचुनाव में बसपा भी जो है अपनी ताल ठोक रही है और बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें बसपा भी जो है अपने दावेदार उतारने की बात कर रही है और बसपा हो सकता है कि मंगलौर विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे को जो है टिकट देने का काम वहां से बसपा पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि बसपा की जो है वो परंपरागत सीट रही है। 2002 में जब अस्तित्व में ये सीट आई थी तब बसपा इस पर जीत हासिल की थी। उसके बाद 2007 में बसपा ने इस पर जीत हासिल की, 2012 में बसपा ने इस पर जीत हासिल की, 2017 में कांग्रेस पार्टी जीती तो 2022 में फिर बसपा पार्टी सीट से जीती। यानी कि 4 बार बसपा ने इस सीट पर अपना परचम लहराया है और एक बार कांग्रेस पार्टी जीती है। तो यानी कि मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात हो तो इस पर अभी तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है और बीजेपी जो है अभी तक इस सीट को जो है वो नहीं जीती। तो इस बार बीजेपी भी चाहेगी कि उपचुनाव में कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो कि इस सीट को जिताने का काम करे। हालांकि ये सीट जो है परंपरागत बसपा की रही है, तो ऐसे में बसपा भी जो है इस सीट से अपना दावेदार उतार सकती है और ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे को जो है यहाँ से टिकट बसपा दे सकती है। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से भी जो है
बसपा अपना प्रत्याशी उतारी, यानी कि इस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है करना शुरू कर दिया है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो एकदम वो जो है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और लगातार जो है तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ पर किए जा रहे हैं। बूथ स्तर तक किस तरीके से कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा, जो नेता हैं उन्हें किस तरीके से तैनात किया जाएगा, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां जो है कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू कर दी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनौतियों को लेकर तैयार रहती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी दोनों विधानसभाओं पर उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा भी जो है अभी से ही करना शुरू कर दिया है। अरुण, 2022 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए उत्तराखंड में, तब बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर हार गई थी। अब एक तरफ तो ये है कि कांग्रेस के जो विधायक थे बद्रीनाथ से, वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिवंगत हो गए थे मंगलौर सीट पर। तो ऐसे में भाजपा की क्या कुछ रणनीति भी देखी जाएगी कि भाजपा इन दोनों विधानसभा सीटों को जीते? जी सर, बिल्कुल देखिए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा, ये दोनों ही ऐसी सीट रही थी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी थी। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी कई बार जो है बद्रीनाथ सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई बार जो वहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा। और ऐसे में तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी को ही भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जो है उपचुनाव लड़वा सकती है। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी भी की भी तमाम रणनीति अपनी लगा रही है और तमाम चिंतन मंथन भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और लगातार जो है तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि इस बार 47 जो विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जीती थी वो अब 49 होने वाली है, ऐसा वो दावा अभी से कर रहे हैं। लेकिन वही बात की जाए मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को चाहेगी कि ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए जो कि इस सीट को जीतने का काम करे, क्योंकि भाजपा के पास जो है ये सीट नहीं रही है और कभी भी जो है भाजपा मंगलौर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीती है आज तक के इतिहास में। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ समीकरण वहां पर भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, ये अपने आप में भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए सोमवार को आदेश जारी किया, जिसके बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा है कि इस धनराशि से राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लक्सर में भीषण गर्मी की वजह से लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर अपने तेवर दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से दिनों के साथ ही रात को भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी, दस्त, बुखार के कई मरीज रोजाना अस्पताल का रुख कर रहे हैं। लगातार मरीजों में इजाफा होने से जहां स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है, तो वहीं अब चिकित्सा अधिकारी ने भी बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। नॉर्मल एवरेज ओपीडी 100 से ऊपर है, जिसके अंतर्गत बुखार और कमज़ोरी और शरीर दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेनली रीज़न है जो हीट वेव का भी सरकार द्वारा भी चेतावनी पत्र दिया गया, उसके अंतर्गत वो है। हमारे अस्पताल द्वारा उनको ORS और जितनी भी फ्लूइड वुड सब उचित मात्रा में है, प्लस हमने सब सेंटर में भी ORS पहुँचा दिए गए हैं कि आशा के माध्यम से अगर जिसको दिक्कत हो रही तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस हमने आशा की एक मीटिंग करके उनको ये बता दिया गया है कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि डार्क कपड़े नहीं पहनने, हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, बाहर निकल रहे हैं तो गीला कपड़ा लेकर चलें और पानी जितना हो सके। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर मैदान तक तपती गर्मी से लोगों को मिलेगी निजात। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भी हल्की बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग
ने भी अलर्ट जारी किया है और ऐसे में तपती गर्मी से एक बार फिर लोगों को निजात मिल सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में हल्की बारिश की भी संभावना है और साथ ही मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अंदेशा जारी किया गया है। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है? बिल्कुल, देखिए विशाल, लंबे समय से जो है प्रदेश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का कहर देखा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक एक तरफ गर्म हवाएं चल रही तो शाम के समय भी मौसम में बदलाव हो रहा है। और इसी के चलते अब जो है मौसम विभाग ने जो है एक अपनी भविष्यवाणी यहाँ पर जाहिर की है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों से लेकर और मैदान तक कहीं ना कहीं मौसम का आज मिजाज बदलेगा और इस मौसम के बदलते मिजाज से कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत यहाँ पर मिलने वाली है। अगर बात करें तो पर्वतीय जिलों के जिस तरह से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऐसे ये जिले हैं जिनमें हल्की बारिश की यहाँ मौसम विभाग ने संभावना जताई है। जबकि अगर मैदानी इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चल सकती है। विशाल, अच्छा गोविंद, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से वो अपनी सतर्कता रखें? बिल्कुल, देखिए विशाल, जब भी मौसम विभाग भविष्यवाणी जाहिर करता है, खासकर जो पर्वतीय जिले होते हैं तो उनमें खासकर भूस्खलन होने की संभावनाएं वो अधिक बढ़ जाती है। खासकर जिस तरह से भूस्खलन होता है तो उसको लेकर भी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया जाता है कि तेज हवाओं के चलते या तेज बारिश के चलते ऐसे जो पर्वतीय जिले हैं उनके जो रास्ते हैं उनसे आवाजाही करने में सावधानी बरते। साथ ही जो गंगा तटीय इलाके होते हैं या नदी के इलाके होते हैं तो उनको लेकर भी जो आसपास के वासिंदे होते हैं या ग्रामीण होते हैं उसको जो है तेज बहाव के पास में ना जाए, इस तरह के अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और साथ ही जिस तरह से एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें होती है वो पूरे प्रदेश में, हालांकि अभी मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्री मानसून के चलते ये बारिश अभी देखी जा सकती है और उसको लेकर जिस तरह से तैयारियां वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तमाम वो तैयार रहती है और तमाम तैयारी है भी, तो उसी को लेकर अब जो हम एक बार फिर पहाड़ से लेकर मैदान तक आज से जो मौसम में बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सरकार की तरफ से लगातार बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील का घेराव किया है। साथ ही जनसंघर्ष मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि सरकार 3-4 साल से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। हाल ही में फिर बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि इस खेल को बंद कर जनता को राहत देने का काम करे। बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे उनका जीना मुश्किल हो गया और सरकार ने कई तरह से जनता को लूटने का फरमान जारी किया है। चाहे हम फिक्स चार्जेस की बात करें, चाहे 100 यूनिट का जो स्लैब बना है उसके माध्यम से सरकार जनता को लूट रही है। मजे की बात ये समझ लीजिए, अगर एक परिवार में 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसमें यूनिट का जो 100 यूनिट का स्लैब है 75 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये, दो अब आप लगा लिए, उसमें ये बढ़ोतरी होती रहती है। और वैसे ही बिजली के जो दाम है 100 यूनिट तक 340 है, 200 यूनिट तक 4 रुपये 90 पैसे, फिर 200 से 400 तक 6 रुपये 70 पैसे, इस तरह से, और 7 रुपये 35 पैसे, इस तरह से लूटने का जो फरमान है ये जनता को बहुत नागवार गुजर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, बिजली महंगी होने का सबसे बड़ा जो कारण है कि सरकार लाइन लॉस कम करने में बिल्कुल फेल। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत मटियानी ग्राम सभा के नकेला में सोमवार को शाम 4:30 के लगभग 36 वर्ष के युवक महेश सिंह बिजली की चपेट में आ गए। आनन फानन में परिजन और ग्रामीण 108 के जरिए महेश को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर बीना ने बताया कि उसकी मौत अस्पताल आने से पहले ही हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि महेश 15 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर पर आया था। वो विद्युत विभाग में की लापरवाही पर भी ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी और विभागों पर भी लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं।
सी लापरवाही है जिसकी वजह से हमने अपने चाचा को खोया है। जो हमारे चाचा भी 15-20 दिन पहले ही घर आए थे। ये बाहर जॉब करते हैं, इनके अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है और ये अपने किसी कामवश कुछ काम कर रहे थे, घर का काम चल रहा था जिसकी वजह से जो तार खुले हुए थे उसमें इनका हाथ टच हो गया और इनको इस करंट लग गया जिससे इनकी डेथ हो गई। इनके द्वारा और इनके परिवार के द्वारा कई बार विभाग को सूचित किया गया, बट विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज हमने अपने चाचा को खो दिया है। इस अस्पताल में आया था तो मृत अवस्था में आया था, उसका जांचें करी गई थी तो ईसीजी में फ्लैट लाइन आई थी। उनके साथ वालों ने हिस्ट्री बताई है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है घर में और बस अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रखा है। पुलिस को जानकारी यही अस्पताल। हरिद्वार में अवैध खनन के भंडारण की खबर प्रसारित होने के बाद खनन विभाग हरकत में आ गया है। हरिद्वार के कई क्षेत्रों में अवैध खनन का भंडारण किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी अब इन जगहों पर छापेमारी करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी सक्रिय हो गए हैं। खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि विभाग ने एक टीम का गठन किया है जो इन क्षेत्रों में निगरानी करेगी और अवैध खनन के भंडारण को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई करेगी। इस अभियान के तहत विभाग कई जगहों पर छापेमारी करेगा और अवैध खनन सामग्री जब्त करने का काम करेगा। भंडारण की बात है, संयुक्त टीम एसडीएम साहब के साथ भी एक बार संयुक्त निरीक्षण करा गया था, तब भी भंडारण पर अधिरोपित किया गया था पेनल्टी। और अभी भी जब भी कोई अवैध भंडारण मिलता है उस पर लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इस संबंध में हमने लेटर लिख रहे हैं क्या नाम कि इनको बिल्कुल हटा दिया जाए यहाँ से, और क्या नाम आगे की कार्रवाई के लिए भी लिख रहे हैं। और अभी भी परसों एक मामला आया था डेंसो चौक का अवैध खनन का, उसमें भी आज टीम गई हुई है जांच करने के लिए। बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की है, जितने भी भंडारण मिले हैं, चाहे वो अवैध हों चाहे अगर लीगल हैं तो उन पर अधिक, अगर मटेरियल है तो उन पर भी हमने कार्रवाई करी है। लगातार अभी भी कार्रवाई चली रही है। अधिरोपित करते हैं, जो नियमानुसार पेनल्टी होती है माल पे वो अधिरोपित की जाती है। माल पर भी कोई पटवारी से जब मिल जाता है सजरा वजरा तो हम डायरेक्ट ज़मीन वाले के नाम से पेनल्टी निकालते हैं। जिसकी ज़मीन अगर नहीं होता है तो जो उसका प्रोप्राइटर नाम लिखा होता है कभी कुछ तो उस हिसाब से निकालते हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से टीमों का गठन किया गया है ताकि जो अवैध खनन है उस पर रोक लगाई जा सके? बिल्कुल देखिए विशाल, प्रशासन की लाख कोशिश के बाद जो अवैध खनन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब संबंधित विभाग से बात की गई तो अधिकारियों का साफ तौर से कहने की अब अवैध खनन को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम को शामिल किया गया है। हालांकि हमने देखा कि लगातार प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है जो अवैध खनन का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो अवैध खनन और अवैध भंडारण है वो यहाँ पे रोका नहीं जा सकता, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन ने अब एक बड़ा कदम उठाया। यहाँ पे टीम बनाकर एक टीम का गठन किया गया है और टीम के द्वारा लगातार जो अवैध भंडारण है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमने देखा कि जिन प्लॉटिंग में अवैध भंडारण किया जाता है, जो प्लॉट स्वामी है उसके ऊपर भी यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करने के मूड में प्रशासन दिखाई दे रहा है। लगातार भी टीम जो है अवैध भंडारण पर छापेमारी कर उसको सील भी कर रही है और साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि हमने देखे कि अवैध खनन के कारण अक्सर सड़कों पे जाम लग जाता है, कई तरह के हादसे निकल के सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए यहाँ पे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।